वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर लगभग 1.5 महीने के बाद, मतलब कि जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसके 1.5 महीने के बाद लगभग जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक तमिल चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर अपना जो विचार है वो उसको अभिव्यक्त किया। इस विचार में जो त्रुटि है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको जो है मैं अर्ध सत्य क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वो जो तमिल चैनल है उसमें जो इंटरव्यू दिया गया था उसमें उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर क्या बात कही गई थी। तो चलिए पहले हम उस बात को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर्स के द्वारा जो बात पूछी गई थी वह क्या थी। ठीक है, तो रिपोर्टर ने ये पूछा था कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए। मतलब कि जो वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट है, मतलब कि बीजेपी रूल जो गवर्नमेंट है, ठीक, क्या उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड जो स्कीम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित की गई, क्या वह सरकार के लिए एक झटका है, या जो है रिपोर्टर्स के द्वारा जो है ये बात पूछी गई थी प्रधानमंत्री मोदी से। ठीक, अब इसके जवाब में पीएम ने ये कहा कि देखिए 2014 से पहले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। ठीक है, ये बात सही है, ठीक है, एकदम सही है कि 2014 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे आप ये पता कर सकें कि किस पॉलिटिकल पार्टी को क्या फंडिंग मिला है। ठीक है, तो उसका हिसाब जो है वो नहीं मिल पाता था। अच्छा, मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। ओके, इस बात को भी जो हम लोग जो है कंसिडर कर लेते हैं। अब आगे जो स्टेटमेंट उन्होंने बोला वो क्या था उसको देखते हैं। आगे उन्होंने ये बोला कि मैं पक्का मानता हूं, इसको अंडरलाइन रखिए, ठीक है, एकदम वेल कॉन्फिडेंट होके पीएम मोदी ने ये बात कही, मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं, ठीक है, वो पछताने वाले हैं। ये किसके तरफ जो है इशारा है पीएम मोदी का, ये जो है जानने वाली बात होगी। ठीक, अगर हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो बीजेपी को चंदा मिला था। ठीक है, 8,000 करोड़ के आसपास जो है वो चंदा जो है वो बीजेपी को मिला था। ठीक, तो इसमें नाच कौन रहा होगा और पछताएगा कौन, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आगे उन्होंने ये बोला कि पीएम ने कहा मैं पूछना चाहता उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा। ये भी बात सही है कि जो भी जो है 2014 से पहले, ठीक, जो भी इलेक्शन हो या अभी भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो पैसा तो खर्च होता ही है, तो उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ठीक है, तो 2014 से पहले इस तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि यह पता हो सके कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ये पता चल गया, ठीक है, कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है। ठीक है, तो ये भी बात सही है मोदी की। अब हम लोग आगे इनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, ये भी बात सही है, मोदी सरकार के द्वारा जो है ये चुनावी बॉन्ड जो है 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हैं कि बॉन्ड किसने लिया, बात सही है, और किसे दिया, मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। ठीक है, इसके कारण पैसे का ट्रेल, ठीक, पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है। ठीक, ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये जो पत्रकार हैं उनके प्रश्नों पर दिया गया ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि क्या झूठ है और क्या सच। देखिए, ये जो भी स्टेटमेंट जो आज दिए जा रहे हैं, अगर 15 फरवरी 2024 जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, ठीक, उससे पहले दिया गया होता
कि इससे जो है यह पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा कहां से आ रहा है और किसको जा रहा है। ठीक, अगर यह व्यवस्था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में होती तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है वो असंवैधानिक घोषित नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम जो है वो चल रही होती। ठीक, तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है, उसको निरस्त कर दिया, वह आधार क्या थे। ठीक है, तो उस आधार की हम चर्चा करेंगे। तो आधार ये था कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संवैधानिक पीठ, ठीक है, जो संवैधानिक पीठ है उसके द्वारा सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए, ध्यान दीजिए, जो आधार था वो क्या था, सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सर्वसम्मत फैसले में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स योजना को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, 5 जजों की बेंच, और उस 5 जजों की बेंच में सर्वसम्मत, मतलब कि कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं था। ठीक है, सर्वसम्मत से यह माना गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, जो सूचना का अधिकार है, जो भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट है उसके अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार का उल्लंघन जो है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम थी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो है इसमें पारदर्शिता नहीं थी। ठीक है, पारदर्शिता की लैकिंग थी। पहले इसमें यह नहीं पता चल पाता था कि कौन जो है कितने का जो है वो बॉन्ड खरीद रहा है और ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है किस पार्टी को जा रहा है। ठीक, तो इसका जो है पता नहीं चल पा रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में, और इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन था। ठीक है, और इसको आधार बनाया इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को निरस्त करने का। इसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29C, इसको भी ध्यान रखिए, जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसकी जो धारा 29C है, और कंपनी अधिनियम की धारा 183(3), आयकर अधिनियम जो इनकम टैक्स एक्ट है उसकी धारा 13A(b) में संशोधन को भी रद्द कर दिया। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, इस बॉन्ड को लाने से पहले जो संशोधन किया था उसने कुछ कानून में, वो क्या था, एक तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के 29C, कंपनी अधिनियम कंपनी एक्ट की धारा 183(3) और आयकर अधिनियम की धारा 13A(b) में भी संशोधन किया था। किसमें? इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को जारी करने के मार्फत। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट के साथ में जो सबसे जो मजबूत इसमें जो पॉइंट था जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया, वो यह था, ठीक है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन। इसमें जो है पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि अभी जो है दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी के द्वारा ये कहा कि अब जो है पता चल पा रहा है, आप ढूंढ पा रहे हैं कि किसने किसको पैसा दिया। ठीक, जैसे उन्होंने बोला ना कि इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया और किसको दिया। ठीक है, इसके कारण पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। और ठीक है, तो ये बात जो है वो 15 फरवरी 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पे अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाया था, ठीक, अपना फैसला नहीं सुनाया था, तब तक आप जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के थ्रू पता नहीं कर पाएंगे कि किसने किसको कितना चंदा दिया और किसने लिया। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी की लैकिंग थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक मध्यस्थ का काम कर रहा था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में, क्योंकि जो एसबीआई है उसकी चुनिंदा जो शाखाएं हैं वहीं से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है खरीदे जाते थे, और खरीदने के बाद जिसने परचेज किया है, कंपनी हो चाहे व्यक्ति हो, वह पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो हो दे देता था, और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है एसबीआई की शाखा पे जाकर उसको कैश करा लेती थी। तो ये व्यवस्था थी। तो इसमें जो है एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है किन लोगों ने जो है इस बॉन्ड को खरीदा है उनका नाम और किसको दिया गया है, ये पूरी जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अपनी वेबसाइट पे उस लिस्ट को जारी करे। तो इसी संदर्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई,
उसने क्या किया कि उसने 2 लिस्ट जो है दी, ठीक, एक जिन्होंने बॉन्ड को परचेज किया था और एक जो ये बॉन्ड है पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो इशू हुए थे जिन्होंने कैश कराया था, ठीक है। तो ये दोनों लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर दिया। तब से पता चलने लगा कि किसको जो है कितना चंदा मिला है और किसने दिया है और डेट के साथ, ठीक है। उसके पहले जो है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और यही इसका आधार बना था इस स्कीम को निरस्त करने का, ठीक है। अब अगर आज की डेट में अगर बात किया जाए, ठीक, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है वो फिर से लाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है पॉलिटिकल फंडिंग के संदर्भ में सबसे अच्छी स्कीम मानी जा सकती है। कब? जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रखा जाए कि किसने जो है वो चंदा दिया, मतलब कि बॉन्ड परचेज किया है और बॉन्ड परचेज करने के बाद उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग किया, मतलब कि ये चंदा दिया है, ठीक। और पॉलिटिकल पार्टी जो है इस चंदे को या इस बॉन्ड को किसने भुनाया है, ठीक है। तो जब ये पता चले कि किसने लिया है और किसने दिया है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। इस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी और सबको पता चलेगा, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ रहेगी, ठीक। अब थोड़ा सा ये चर्चा कर लें कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो गलत है, असंवैधानिक है। उसके एवज में जो दलील करने वाले वकील थे ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल थे, ठीक है। और एसबीआई के तरफ से, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से जो दलील करने वाले जो वकील थे वो हरीश साल्वे, ठीक है। शुरू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के तरफ से जो उनके वकील हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, ये जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने बॉन्ड को परचेज किया है और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग हुई है, इसको जो है पब्लिक डोमेन में रखा जाए, मतलब कि जनता के बीच में रखा जाए। तो ये लोग जो है, ठीक है, भारत सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही दलील देती रही कि इस चीज़ को जो है पब्लिक डोमेन में रखना जो है वो सही नहीं है, ठीक। और यही जो है सुप्रीम कोर्ट को बात जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी की जो है वो कमी दिख रही थी, ठीक है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग आगे की बात करें तो आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि पार्लियामेंट, मतलब कि संसद में फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया जाए और उसमें जो है ऐसे प्रावधान लाया जाए जिससे ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, ठीक है, और जिससे पता चल सके किसने जो है किसको कितना चंदा दिया और किसने लिया, ठीक है। इसके साथ में जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही है, जो चंदा जो दिए जा रहे हैं वो भी टैक्स के परवी में आए तो ये और अच्छी बात होगी, ठीक है। मतलब कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिल रहा है उस पर अगर टैक्स इम्पोज किया जाए, ठीक है, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी क्रिएट होगा, ठीक। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो आज की डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो सबसे बेहतरीन स्कीम होगी, ठीक, पॉलिटिकल फंडिंग के संदर्भ में, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक वो रहता है कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, फ्री एंड फेयर हो, तो उसमें जो फंडिंग का जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है, ठीक। तो जैसा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम जो है 400+ सीट लाने वाले हैं, ठीक। तो अगर इनकी 400+ सीट आती है तो फिर से अपनी ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, फिर से इसको जो है रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं पार्लियामेंट में और फिर उसको जो है संशोधन करके, जैसे खुद ही प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हर एक में जो है वो सुधार की गुंजाइश होती है, कुछ कमियां होती हैं, उनको सुधारा जाता है, ठीक है। तो जो करंट गवर्नमेंट है फिर से अगर इलेक्ट होकर आती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो है वो सुधार करके लाए, ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखे, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की जाए और फिर इसको जो है वो लाया जाए। तो ओवरऑल ये हमारा जो है वीडियो था, ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट जो है काफ़ी मायने रखता है, ठीक। तो यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।